राष्ट्र अभी जागृत हो पाया है। अभी दौड़ना तो छोड़िए, अभी जागृति आई है। सदियों की निद्रा से जो सुलाया गया राष्ट्र था, उसके अंदर जागृति पहली बार आई है और बहुत सी आसुरी शक्तियां लगी हुई हैं कि दोबारा उसी मदहोशी की निद्रा में सोते रहें। मगर हम सब का यह दायित्व है कि यह जागृति अगले चरण पर आए। जो राष्ट्र जागृत हुआ है उसको हम कह सकें उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारिण्य बोधयात, अर्थात अब वो राष्ट्र खड़ा हो और अपनी यात्रा के लिए आगे उद्यत हो सके। और इसे हम कह सकते हैं, हम अगर आगे बढ़ेंगे तो क्यों ये जागृति कुछ लोगों को अखर रही है। आप याद करिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उन्होंने कहा था कि भारत की जागृति किस रूप में आएगी और किन लोगों को इस बात से भय लगता है। उन्होंने कहा था, मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का करके सर्वनाश कब चाहा कर लूं निज विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब ये जागृत हो रहे हैं, बस यही बहुत बड़ी समस्या है। हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति याद आ रही है तो बाकियों को लग रहा हनुमान जी को शक्ति अगर याद आ गई तो फिर तो संभालना बहुत मुश्किल होने लगेगा। और इसलिए जिसका उल्लेख सचदेवा जी ने भी किया और धनखड़ जी ने भी किया कि यदि आज हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हैं, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं, 11 करोड़ लोगों को घरों में शौचालय मिला है, 16 करोड़ घरों में नल से जल मिला है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य का कवर मिला है। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने, दूसरे बड़े हैंडसेट मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के पहले देश बने और चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले दुनिया के पहले देश बने। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जागरण दिख रहा है, मगर जागरण सार्थक कैसे होगा जब हम महर्षि दयानंद जी के आदर्शों पे चलेंगे। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश सिर्फ आर्य समाज का ग्रंथ नहीं है। जहां तक मैंने पढ़ा था मुझे याद है कि हिंदी भाषा, जिसे हिंदी खड़ी बोली कहते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ वो सत्यार्थ प्रकाश है। इसलिए भारत की भाषाई विविधता में भी एक मील का पत्थर है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः हिंदी भाषी नहीं गुजराती भाषी थे और हिंदी भाषा का पहला ग्रंथ एक गुजराती भाषी ने लिखा और जो संपूर्ण समाज के अंदर चेतना का नया संचार करने वाला हुआ। निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की प्रेरणा स्वतः वहां से प्राप्त हो जाती है। और हम ये भी कहना चाहेंगे एक चीज और, 1825 की जब हम 24 की बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आज से 200 साल पहले 1824 में भारत की साक्षरता दर क्या थी, आपको लगेगा 2-3% रही होगी, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार 1810-20 के आसपास भारत की साक्षरता दर, टॉमस मुनरो की रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी के अनुसार 90 से 95% और विलियम एडम्स की रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंसी के अनुसार 80 से 85% है। और वो ये बताते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी में 1 लाख गांव हैं और 1 लाख स्कूल हैं। अच्छा, उल्लेखनीय बात यह है कि उसमें गुरुकुल को स्कूल नहीं माना है। यह महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने गुरुकुल को स्कूल नहीं माना है। इसके बावजूद उन्होंने बताया है कि कितने स्कूल हैं और उन स्कूल में, अच्छा, और ये रिपोर्ट ऐसी नहीं कोई सर्वे किया किसी ने जाके, गवर्नर ने आदेश दिया हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि पर्सनली वेरीफाई करो कि एक एक गांव में कितने स्कूल हैं। तो ये इस ढंग से, इस स्कूल में 32 बच्चे हैं तो इसमें 38 बच्चे हैं तो इसमें 33 बच्चे हैं, इस आधार के ऊपर पूरी बनी हुई रिपोर्ट है। और उसमें जातिवार छात्रों का भी वर्णन है और शिक्षकों की भी जातिवार वर्णन है, जिसे आज आप सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहते हैं, उसके शिक्षक कितनी संख्या में है उसका भी उसमें वर्णन है। 3 अप्रैल 1824 की चेंगलपुट जिले की एक रिपोर्ट मैंने खुद देखी है कि वो बताता है कि मेरे तालुके में 561 गांव है, 561 स्कूल है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
ने रिपोर्ट दी है एजुकेशन पे, चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, चेंगलपुट आज का महाबलीपुरम तमिलनाडु में। और वो ये बताता है कि उसमें टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 6,900 कुछ हैं, और जिसमें आपको आज के समय के हिसाब से आप SC ST कहते हैं और कुछ OBC जातियों को उसमें जोड़ लें, वो 4,900 में कितने हैं? 6,900 में कितने हैं? 4,900। ये ब्रिटिश डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंटेड डाटा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये देश कहां था और देश को कहां पहुंचाया गया। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब 1875 में आर्य समाज स्थापित किया, तो मैं कह सकता हूं राष्ट्र के जागरण के लिए पहला वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रयास था, एक व्यवस्थित प्रयास कि राष्ट्र उठकर खड़ा हो। और याद रखिएगा, राष्ट्र उठकर तब खड़ा होता जब हम सब अपना कर्तव्य निभाते हैं। जैसा अभी धनखड़ जी, विनय आर्या जी कह रहे थे, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि आज का जो अवसर है वो निष्क्रियता का नहीं। यदि आप निष्क्रियता निभाते हैं तो किसी प्रतिगामी शक्ति की सक्रियता को आप परोक्ष रूप से स्वतः ही स्थान दे देते हैं। और वो शक्तियां कैसी हैं खुद ही देख लीजिए। आज हम यहाँ राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और 7 समंदर पार से बताया जा रहा है कि हम तो कैसे हैं, उत्तर भारतीय अंग्रेज़ों की तरह हैं, पश्चिम भारतीय अरबों की तरह हैं, और पूरब भारतीय चीनियों की तरह हैं, और दक्षिण भारतीय अफ्रीकियों की तरह हैं। सोचिए कि राष्ट्र के लिए ये कैसी चुनौतियां हैं, उनके लिए राष्ट्र की सोच ये उस सोच से प्रेरित है पश्चिमी देशों की। हमें बचपन में याद है, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो जो हमारी पीढ़ी या हमसे सीनियर वाले लोग सबको याद होगा, दूरदर्शन पे एक शेर उन दिनों बहुत रिपीट होता था। वो उस ज़माने में हमारे नेशनलिज्म को ऐसे डिफाइन करते थे कि सरज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। अब हम कोई सराय थे हैं कि हम कोई काफिले थे जो बनते गए? नहीं जनाब, हम वो नहीं थे। हम क्या हैं? उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रिभी वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। और वो देश कैसा है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिस देश की बात कही, वो देश कैसा है? वो देश वैसा है जिसके लिए कहा जाता गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतु भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं। स्वर्ग के सुखों में का उपभोग करने के बाद, हजारों वर्षों तक देवताओं की योनि में रहने के बाद, मनुष्य योनि में इस धरती पर जन्म लेने को लालायित रहते हैं, चूंकि मोक्ष यहीं से मिलता है। अब कोई कहेगा ये तो जी आपके धर्म ग्रंथ में कहा गया, हम कैसे मान लें कि सही है? तो मैं कहना चाहता हूं कि उपनिषदों का ट्रांसलेशन जर्मन भाषा में करने वाला, यानी किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज में करने वाला पहला व्यक्ति था आर्थर शोपेनहावर। उसने लिखा है, कोई भी जाके आर्थर शोपेनहावर के डिटेल्स पढ़े, आंखें खुल जाएंगी। तब वो सोचेंगे कि आर्थर शोपेनहावर ने जो बात कही है, तो 1875 में यदि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सोचा था तो कितनी अदूर की दृष्टि थी, अब लोगों को समझ में आ रही। उसने कहा, उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। मनुष्य की सोच जिस पराकाष्ठा तक पहुंच सकती है, उपनिषद वहां से निकलते हैं। उसने कहा कि अगर आपको विश्व का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारतीय आकाश के नीचे आना होगा। और उसने जानते क्या कहा? यहां तक कहा जाता है कि उसने कहा कि मैंने पूरा वेदों का अध्ययन कर लिया, मैंने उपनिषदों का सार समझ लिया, पर मुक्ति तभी मिलेगी जब अगला जन्म भारत में लूंगा। और ये बातें ऐसे हवा में नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा हुआ था कि जब चेयरमैन माओ, ये चाइना वाले, जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू से मिले तो उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट इज अ बिलीफ, एंशिएंट बिलीफ इन अवर कंट्री रिगार्डिंग योर कंट्री। तो नेहरू जी ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा, इन अवर कंट्री, इन मींस चाइना, द एंशिएंट बिलीव इज दैट इफ समबडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ही हैज टू बी बॉर्न इन इंडिया। और यही बात कंबोडिया के उस समय के जो राष्ट्रपति थे नरोत्तम सिंघानुक, वैसे नरोदम सिंघानुक उनको कहते थे, अगर देखें तो ये संस्कृत के नरोत्तम सिंह नक से निकला था। उन्होंने नेहरू जी से कहा कि हमें इस बात पे गर्व होता है
कि हम आपकी देश की संस्कृति के हिस्से हैं। और इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो जब भारत आए थे और उस समय प्रथम जो नॉन अलाइन समिट हुई और जब उनको भेंट दी जाने लगी तो सारी भेंट दी गई तो उन्होंने नेहरू जी से कहा मुझे एक और भेंट चाहिए। उन्होंने पूछा क्या? कहा 4 घड़े गंगा जल। तो उनसे पूछा पाकिस्तान वाले ने, अरे आप दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश हैं और कह रहे हैं 4 घड़े गंगा जल चाहिए। तो उन्होंने कहा बाई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज्ड अवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोरफादर्स। और मैं कहना चाहता हूं ये वो मूर्ख लोग जिनको नजर आता सब कुछ भारत में बाहर से आया, मैं याद दिलाना चाहता हूं चीन को हमने क्या दिया, अरब को हमने क्या दिया, यूरोप को हमने क्या दिया, ये उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। एक बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए हु शी, जो पीकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, उन्होंने कहा इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। और आज भी आप जाके अगर देखें तो एंशिएंट चाइनीज में इंडिया के लिए नाम जानते क्या है? भारत का नाम क्या है प्राचीन चीन की भाषा में? टियानजाओ, TIANZHOU। चीनी भाषा में जाऊ शब्द ऐसे होता है जैसे भारतीय भाषा में पुर, और टियान का अर्थ होता स्वर्ग। टियानजाओ मतलब स्वर्ग का केंद्र। अच्छा, आप में से बहुत से लोग जाएंगे और टियानजाओ भी सर्च करेंगे तो विकिपीडिया पे तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लेफ्टिस्टों ने मैनिपुलेशन कर रखा है। इसलिए मैं कहता हूं जाइए चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में टियान शब्द का अर्थ देखिए और फिर चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाऊ शब्द का अर्थ देखिए, तो समझिएगा वो मानते थे कि स्वर्ग का केंद्र ये है। वो हमारे यहां सीखने आते थे फाइयान वेनसोंग इत्सिंग, और आज मूर्ख लोग बताते हैं कि हमने उनसे सीखा। अब बताइए अरब के लोग, ये जो भारतीय न्यूमेरल्स हैं इनको अरब में कहा जाता है हिंदसा, जो हिंद से आए। पतंजलि योग सूत्र का ट्रांसलेशन खलीफ अल मरसून नाम से अल बरूनी ने किया, वो हमसे ये सीख के गए, वो कह रहे हैं हम अरब जैसे नजर आते हैं। बताइए विलियम जोन्स ने कहा कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द यूरोपियन लैंग्वेजेस, यानी संस्कृत मूल भाषा जिससे सारी यूरोप की भाषाएं निकली हैं। वो कहते हैं कि हमने उनसे सीखा है। बस ये राष्ट्रवाद की जो उल्टी खोपड़ी हम लोगों के दिमाग में बैठा ली गई है, उसको सीधा करने का वक्त आ गया है। और वो सीधा कैसे होगा? विनय आर्या जी ने अभी बताया ना कि भाई जंगल का राजा शेर होता था, मगर आप जानते क्या हो गया है? अब लोगों को शेर तो अच्छा नहीं लगता था, और इतना खराब लगता था शेर कि नए संसद भवन के ऊपर भारत के राजकीय चिन्ह में जो 3 शेर बने उसके खिलाफ लोग कोर्ट चले गए थे। ये शेर कुछ आक्रामक ज्यादा लग रहे हैं। उन्हें शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे, क्योंकि इससे पहले भीगी बिल्ली जैसे रहते थे, मगर जब से भारत की संसद में एक शेर आके बैठ गया है उसके बाद से वो सारे लोग जो यहां आंख दिखाते थे वो भीगी बिल्ली बने हुए दिखाई पड़ने लगे हैं। इसलिए हम सबका यह कर्तव्य है कि उस शेर की शक्ति और बढ़ानी है, क्योंकि मैंने कहा राष्ट्र अभी सिर्फ जागृत हुआ है, अभी उठना है, आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो अभी रिलीज होनी है।